हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल हाइपरफाइन फिजिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम क्लास 12 की वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि जब किसी वस्तु पर आवेश सतत रूप से फैला हो तो वैद्युत क्षेत्र की गणना कैसे करें। तो हेडिंग अब लगाएंगे सतत आवेश वितरण। और बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए। तो एक बेस्ट नोट वही होता है जिन्हें आप खुद से प्रिपेयर करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि यदि आप खुद से नोट्स बनाते हैं तो वो आपके लिए बेहतर होगा। और क्योंकि खुद से बनाया हुआ नोट पेपर के समय रिवीजन करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं देना पड़ता है, बात समझ रहे हैं। तो आप खुद से बनाने का नोट्स प्रयास करें। हालांकि हमारे वेबसाइट का निर्माण कार्य चल रहा है, जल्द ही इस चैप्टर का हम लोग पीडीएफ फॉर्मेट नोट्स अपलोड करा देंगे और आप हमारी वेबसाइट से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप फिर भी आप नोट्स खुद से बनाने का प्रयास करें, वो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो आप हेडिंग लगाएंगे सतत आवेश वितरण, ठीक है। अब सतत आवेश वितरण इसे आप पढ़ना क्यों चाहते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पढ़ने का क्या रीजन है। हालांकि आप इस लेक्चर से पहले जो भी अध्ययन किया, विविध आवेशों के बारे में अध्ययन किया। यदि हमारे पास कोई एकल बिंदु आवेश होता था तो वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर ज्ञात करना होता था तो सिंपल हम कूलॉम के नियम से वैद्युत क्षेत्र की गणना कर लेते थे। बहुल आवेश का केस होता था तो अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात कर लेते थे। तो विविध आवेशों के केस में जो हम वैद्युत क्षेत्र की गणना करते थे उसका गणितीय संक्रिया बहुत इजी था। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में आपको ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे जिन पर आवेश सतत रूप से फैला होगा। जैसे मान लीजिए कोई लोहे का छड़ हो, तार हो, चाहे कोई लोहे का चादर हो उस पर आवेश फैला हो, चाहे कोई लोहे की ठोस गेंद हो उस पर आवेश फैला हो। तो इन आवेशित वस्तुओं को तो आप विविध आवेश मान नहीं सकते। जब विविध आवेश नहीं मानेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की गणना भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कूलॉम का नियम आप जानते हैं कि केवल कूलॉम का जो नियम होता है विविध आवेशों के लिए सत्य है। तो जिन वस्तु पर आवेश सतत रूप से फैला होगा उस पर कूलॉम का नियम लग नहीं पाएगा। अब कूलॉम का नियम लग नहीं पाएगा तो वैद्युत क्षेत्र की गणना आप कर नहीं पाएंगे। तो जब किसी वस्तु पर आवेश सतत रूप से फैला होता है तो हम मान के यह चलते हैं कि वह आवेशित वस्तु तमाम छोटे छोटे डीक्यू अवयवों से मिलकर बना हुआ है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक लोहे की छड़ है, ठीक है, और इस पर आवेश Q एक समान रूप से फैला हुआ है, ठीक है, और इसका लेंथ मान लेते हैं क्या, कैपिटल है। और हम पूछ रहे हैं कि बताइए इस रॉड के वजह से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इस पर आवेश कंटिन्यूअस फैला हुआ है ना, तो आप इसको विविध आवेश तो मान नहीं सकते, कूलॉम का नियम लगा नहीं पाएंगे। तो इस आवेशित वस्तु को यह मान के चला जाए कि ये आवेशित वस्तु तमाम छोटे छोटे डीक्यू अवयवों से मिलकर बना हुआ है। ऐसे छोटे छोटे भाग ले लें इस तरह, और इसके इस छोटे से भाग को बिंदु आवेश मान सकते हैं। इसकी पूरे लेंथ की तुलना में ये जो लेंथ है बहुत छोटा है, तब इसको बिंदु आवेश माना जा सकता है। और बिंदु आवेश पर कूलॉम का नियम लगता ही है, तो जाहिर सी बात है इस छोटे से भाग की वजह से आप बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। तो इसी प्रकार इसके तमाम छोटे छोटे खंडों की वजह से बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ले और जोड़ दे तो पता चल जाएगा बिंदु P पर टोटल वैद्युत क्षेत्र यह रॉड कितना लगा रहा है? सभी खंडों की वजह से निकालें और जोड़ दें। एक विधि यह होगी। दूसरी विधि यह है कि केवल हमें इसके एक छोटे से भाग की वजह से वैद्युत क्षेत्र पता हो और बिंदु P पर इस पूरे रॉड की वजह से ज्ञात करना हो तो इसके पूरे लेंथ के द्वारा समाकलन विधि से ज्ञात कर सकते हैं। इसका इंटीग्रल कर दें। इसके छोटे से भाग की वजह से पता हो वैद्युत क्षेत्र, पूरे रॉड की वजह से निकालना है तो लाइन इंटीग्रल कर लिया जाए पूरे उसके लेंथ के लिए, लेंथ को कवर करते हुए इस प्रकार भी ज्ञात कर सकते हैं। अब ये जो वैद्युत क्षेत्र हम ज्ञात करेंगे सतत आवेश वितरण के केस में आवेश घनत्व के पदों में किया जाता है। तो समझे कि आवेश घनत्व क्या होता है। यदि आवेश किसी वस्तु के रेखा पर फैला हुआ है यानी उसके लंबाई पर फैला हुआ है तो उसके पास रेखीय आवेश घनत्व होता है। यदि आवेश किसी वस्तु के पृष्ठ पर फैला है तो उसके पास पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। यदि आवेश किसी वस्तु के आयतन में फैला है तो उसके पास आयतन आवेश घनत्व होता है। तो जो वैद्युत क्षेत्र की हम लोग गणना करेंगे वह आवेश घनत्व के पदों में करेंगे, ठीक है। तो समझ लें कि आवेश घनत्व पद क्या होते हैं, इनको एक एक करके डिफाइन कर लें पहले, ठीक है।
तो आवेश घनत्व तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा होगा रेखीय आवेश घनत्व होगा। क्या होगा? रेखीय आवेश घनत्व। ए नंबर में रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब यह क्या है? तो रेखीय आवेश वितरण की अवस्था में प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसकी डेफिनेशन लिख लिया जाए। रेखीय आवेश वितरण की अवस्था में, रेखीय आवेश वितरण की अवस्था में प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? लैम्डा से। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब मान लीजिए कोई रैखिक वस्तु है, जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास एक वलय रिंग है और इस रिंग की वजह से वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई कलरफुल ले लेते हैं, ये हमारे पास कोई एक रिंग है, वलय है, ठीक है। और इस वलय को हमने क्यू आवेश दिया है जो एक समान रूप से इसके लेंथ पर फैल चुका है ना, एक समान रूप से फैल चुका है। और हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस वलय से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, कि बताइए कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा इस वलय के कारण। हालांकि जो वलय है ये लेंथ है इसके पास, यदि इस वलय को काट के सीधा कर देंगे तो एक लेंथ ही तो मिलेगा, लंबाई मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा आवेश उसके लेंथ पर फैला हुआ है। और बताना है कि इस वलय से स्मॉल r दूरी पे कोई बिंदु P है कि उस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया कि जब किसी वस्तु पर आवेश सतत रूप से फैला होता है तो यह मान के चला जाता है कि ये आवेश तमाम छोटे छोटे d क्यूब अवयवों से मिलकर बना हो। तो एक छोटा सा भाग इसका हम ले लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए डेल्टा एल ले लेते हैं, ठीक है। डेल्टा एल भाग ले लेते हैं और इतने से छोटे भाग में जो आवेश होगा वो भी छोटा सा आवेश होगा, डेल्टा क्यू आवेश होगा। यानी छोटे से लेंथ में छोटा सा आवेश डेल्टा क्यू। तो पहले हमारा काम है कि इस छोटे से लेंथ के वजह से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना है वह ज्ञात कर लें। हालांकि इस पूरे लेंथ की तुलना में ये जो क्वांटिटी बहुत छोटी है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बिंदु आवेश मान सकते हैं। और कूलाम के नियम से इस छोटे से भाग की वजह से बिंदु P पर छोटा सा वैद्युत क्षेत्र आपको मिल जाएगा। जब इस छोटे से भाग की वजह से मिल जाएगा, इस पूरे वलय के वजह से ज्ञात करना है तो समाकलन कर दीजिए इस पूरे लेंथ के लिए, तो पूरा हमें P को पता चल जाएगा वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है, ठीक है। तो पहले हम डिफाइन करने के लैम्डा क्या होता है। यदि डेल्टा क्यू आवेश डेल्टा एल लंबाई पर एक समान रूप से फैला हो तो लैम्डा कैसे डिफाइन किया जाएगा। लैम्डा इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल, सॉरी स्मॉल एल है ना, स्मॉल लैम्डा डिफाइन किया। लैम्डा इक्वल टू क्या है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल, जो क्या है रेखीय आवेश घनत्व। हमने अभी ऊपर डिफाइन किया, हमने यह बताया कि रेखीय आवेश वितरण की अवस्था में
प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है, जिसे लैम्डा कहते हैं। तो हमने मान लिया कि छोटे से भाग में छोटा सा डेल्टा क्यू है, तो डिफाइन किया लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल हो जाएगा। ठीक है, इसका मात्रक लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। आवेश का मात्रा जानते हैं, लेंथ का मात्रा जानते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रा जानते हैं कूलाम, और लेंथ का हो जाएगा एल, इसका मात्रक कूलाम पर मीटर हो जाएगा। लेंथ है ना, मीटर से मीटर करते हैं, कूलाम पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, बीमा लिखा जा सकता है, बीमा क्या हो जाएगा, आवेश का बीमा जानते हैं 80 होता है, नीचे लेंथ है तो इसका बीमा एल ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका बीमा, एम तो इसमें है ही नहीं, तो एम को मान लेते क्या है 0, और एल ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और आवेश का बीमा क्यू का होता है 80, क्या हो जाएगा 80, इसका मात्रक भी लिख दिए, बीमा भी लिख दिए। ठीक, अब देखिए, अब हमें इस छोटे से भाग के वजह से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए ज्ञात किया जाए। तो सूक्ष्म पहले छोटे से भाग की वजह से ज्ञात करते हैं P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। ठीक है, चलिए सूक्ष्म अवयव dl के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, इस छोटे से dl की वजह से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र छोटा सा हमें de मिलेगा, क्या हो जाएगा डेल्टा E, चाहे स्मॉल डी, चलिए डेल्टा डी, स्मॉल डी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक रहेगा, de मिलेगा, कितना हो जाएगा, एक छोटा सा वैद्युत क्षेत्र के, और इस छोटे से भाग में कितना आवेश है, डेल्टा क्यू है, तो डेल्टा क्यू, और बीच की दूरी क्या है आर है, तो आर हो जाएगा। और मान लीजिए एकांक सदिश, इसका सदिश रूप लिख देते हैं। ठीक है, तो सदिश रूप यह हो जाएगा, यह हमें मिल जाएगा इस छोटे से भाग के वजह से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र यह मिल जाएगा। अब हमें निकालना है इस पूरे वलय के वजह से वैद्युत क्षेत्र, तो ऐसे ही तमाम छोटे छोटे भागों की वजह से वैद्युत क्षेत्र निकालें और सबको जोड़ दें, मिल जाएगा। तो संपूर्ण वलय के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, पूरे वलय के वजह से क्या मिलेगा, वैद्युत क्षेत्र, ये हो जाएगा हमारा कैपिटल E, और सभी को जोड़ दीजिए। जोड़ने के लिए समेशन साइन हम लगा देते हैं। ठीक है, सबको जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा कि डेल्टा क्यू बाई क्या हो जाएगा आर, देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर छूट गया, आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर और आर कैन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो डेल्टा क्यू है, यह इस छोटे से भाग में उपस्थित आवेश है, इसको रेखीय आवेश घनत्व के पद में हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां से डेल्टा क्यू का मान निकाला जाए तो क्या मिलेगा, लैम्डा डेल्टा एल मिलेगा। देखिए डेल्टा क्यू का मान निकालेंगे, इसका गुणा यहां कर देंगे तो लैम्डा डेल्टा एल आ जाएगा कि नहीं। तो इसको हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू समेशन ओवर के डेल्टा क्यू के जगह पे यहां से मान निकालेंगे तो लैम्डा डेल्टा एल, नीचे हमारा आर स्क्वायर है ये और आर है। यह वैद्युत क्षेत्र निकल के आया इस पूरे वलय के कारण बिंदु P पर। ये तो हमने इस छोटे छोटे खंडों की वजह से निकाला है, तमाम छोटे छोटे खंड। तो यदि ये जो डेल्टा एल है बहुत छोटा हो तो यह जो समेशन साइन है ये इंटीग्रल में चेंज होता है, समाकलन साइन में बदल जाता है। यदि ये नीचे देखिए, ठीक है, नीचे यदि डेल्टा एल अत्यंत सूक्ष्म हो तो जब डेल्टा एल बहुत छोटा हो जाएगा, इतना छोटा कि डेल्टा एल 0 की तरफ वैरी करने लगेगा, तो ये समेशन साइन किसमें बदल जाएगा, इंटीग्रल में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा
ए और लिमिट डेल्टा यल टेंड्स टू 0 और समेशन ओवर के लैम्डा डेल्टा यल बाई आर स्क्वायर आर कैप, ये समेशन किसमें बदल जाएगा? तो डेल्टा बहुत छोटा हो जाएगा तो इंटीग्रल साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये समेशन इंटीग्रल पूरे लेंथ की बात मान इसका लेंथ कैप स्मॉल एल हो, पूरा लेंथ क्लियर करना है काम। यल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा के लैम्डा डेल्टा यल बाई आर स्क्वायर और आर कैप। यह वैल्यू क्षेत्र निकल के आ जाएगा बिंदु पी पर कितना होगा टोटल, चाहे इस विधि से निकाले चाहे इस विधि से निकाले, आपकी इच्छा है, जिससे मन करे उससे निकाल सकते हैं। इसमें क्या है कि तमाम छोटे छोटे खंडों के वजह से वैद्य क्षेत्र निकालना पड़ेगा और सबको जोड़ना पड़ेगा। इसमें क्या है, एक छोटे से भाग का पता चल जाए, पूरे भाग के लिए समाकलन कर दीजिए। एक बार समझिए हमने क्या होता है। सबसे पहले हमने बताया कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। हमने यह बताया कि रेखीय आवेश वितरण की अवस्था में प्रति एकांक लंबाई पर, है ना, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है, जिसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से। और इसके लिए हमने कोई एग्जाम्पल, एक वलय ले लिया और इस वलय की वजह से बिंदु P पर बताना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। हालांकि इस वलय पे Q आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, तो इस पूरे वलय की वजह से एक बार में तो वैद्युत क्षेत्र बता नहीं पाएंगे। तो हमने बताया कि छोटा सा भाग dl ले लिया जाए, उसमें उपस्थित आवेश क्या हो जाएगा dq। तो इसको बिंदु आवेश मान सकते हैं। अब बिंदु आवेश मानकर बिंदु P पर कितनी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो हमने ज्ञात कर दिया, यहाँ पे नीचे वहां ज्ञात किया। ठीक है, और इस छोटे से भाग में डेल्टा एल में डेल्टा क्यू आवेश यदि एक समान रूप से फैला हो तो हम लोग लैम्डा को डिफाइन कर सकते हैं। लैम्डा क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल। यहां से इसका देखिए डेल्टा क्यू डेल्टा एल, इसका मात्रक लिख दिए, आवेश का मात्रक क्या था? कूलम, लेंथ का मात्रक क्या? मीटर, इसका मात्रक लिख दिए। बीमा भी लिख दिए, बीमा क्या है? डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू मतलब क्यू के बीमा जानते हैं 80 होता है, नीचे लेंथ है, लेंथ मतलब एल बीमा हो जाएगा, एल ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये हम इसमें है ही नहीं तो एम को 0 लिख दिया, एल ऊपर गया तो -1 80, आवेश का बीमा 80 है ही ऊपर, इसका बीमा भी मैंने लिख दिया। अब छोटे से भाग के वजह से सूक्ष्म डेल्टा एल के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र हमने निकाला, या निकल कर है एक छोटे से डीएल के वजह छोटा सा वैद्युत क्षेत्र हमें जान लिया। पूरे वलय के वजह से निकालना है तो क्या कर देंगे, इस सभी इसके तमाम छोटे छोटे ऐसे खंड है, डीएल ऐसे डीएल तमाम खंड है, सभी को निकाल दिया और जोड़ दिया। ये सब ऐसा साइन क्या होता है कि सभी खंडों को निकालकर जोड़ दिया गया है। ठीक है, दूसरा यह कि हमने बताया कि डेल्टा एल यदि बहुत छोटा हो, इतना छोटा कि वह 0 की तरफ वैरी कर रहा हो, तो लिमिट लेंगे तो ये समेशन साइन किसमें बदल जाएगा? समाकलन साइन में। देखिए यहाँ पे डीएल हो जाएगा, डीएल हो जाएगा। ठीक है, सब ये डेल्टा एल डीएल में चेंज हो जाएगा क्योंकि बहुत छोटी क्वांटिटी हो चुकी है ना, तो डीएल हो जाएगा। ठीक है, इसे फटाक से हम नोट करें। अगला हम जाने पढ़ेंगे कि रेखीय आवेश घनत्व हो गया ना, पृष्ठीय आवेश घनत्व समझेंगे। वीडियो को पहुंच करके फटाक से नोट कर लें आप। हाँ, अगला हेडिंग जो होगा हमारा वो होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व, है ना, बी नंबर में। पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यह क्या होता है समझिए। पृष्ठीय आवेश वितरण की अवस्था में प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसकी परिभाषा लिख दे जाए। पृष्ठीय आवेश वितरण की अवस्था में प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक
क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। अब मान लीजिए कोई हमारे पास एक पृष्ठीय अवयव, अब मान लीजिए कोई हमारे पास एक पृष्ठ है यह, ठीक है, और इसको क्यू आवेश दिया गया है। ये पूरा के पूरा धनावेश क्यू इसके चादर पर एक समान रूप से फैल गया। ऐसे आपके द्वारा दिया गया पूरा आवेश इस पर सतत रूप से फैल चुका है, और इस आवेशित चादर की वजह से स्मॉल r दूरी पे कोई बिंदु P है और बताना है कि वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। ठीक है, तो हमने आपको बताया जब किसी वस्तु पर आवेश सतत रूप से फैला तो हम यह मान के चलते हैं कि ये तमाम छोटे छोटे dq अवयवों से मिलकर बना है। तो इसमें एक छोटा सा भाग हम यहां ले लेते हैं। इस पूरे चादर का क्षेत्रफल मान लेते हैं क्या a है, तो इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, डेल्टा a हो जाएगा। इसमें उपस्थित आवेश क्या हो जाएगा, डेल्टा a, और डेल्टा q हो जाएगा। ठीक है, उपस्थित आवेश क्या हो जाएगा, उपस्थित इसमें डेल्टा q हो जाएगा। तो इस छोटे से डेल्टा a की वजह से कितना बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र बनना है वह हम लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि इस छोटे से भाग को हम बिंदु आवेश मान सकते हैं इसके पूरे क्षेत्रफल की तुलना में। ठीक है, तो पहले हम लैम्डा को डिफाइन करें। यदि डेल्टा Q आवेश डेल्टा A क्षेत्रफल में एक समान रूप से फैला हो तो सिग्मा क्या हो जाएगा, डेल्टा Q बाई डेल्टा A हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा Q बाई डेल्टा A हो जाएगा। देखिए अब इसका भी हम मात्रक लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका मात्रक, इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक जानते हैं, एरिया का मात्रक भी जानते हैं, तो क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बीमा लिख सकते हैं, बीमा क्या हो जाएगा इसका, सेम उसी प्रकार यहाँ पर नीचे क्या है, एल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया है मीटर गुणे मीटर, एल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी इसका बीमा क्या हो जाएगा, एम तो है नहीं तो एम 0 हो जाएगा। ठीक है, एम हो जाएगा 0 और एल ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, कुछ 2 हो जाएगा ना, एरिया है ना 2 और 80 पहले से ही है, या इसका बीमा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब ये छोटा सा अवयव कितना वैद्युत क्षेत्र बिंदु P बनाना है वो हम लोग याद कर लेते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म अवयव डेल्टा A के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, इस छोटे से भाग को बिंदु आवेश मान सकते हैं। और यह कितना वैद्युत क्षेत्र P बना रहा है, हालांकि ये छोटा सा है तो छोटा सा वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, यानी क्या बनाएगा, डेल्टा चाहे डी ई लिखते। ठीक है, छोटा सा वैद्युत क्षेत्र डी बनाएगा, क्या हो जाएगा K, और इसमें उपस्थित आवेश क्या है, डेल्टा Q है, और बीच की दूरी क्या है, R है, तो R स्क्वायर और R इसका सदिश फॉर्म में देते हैं ना, सदिश रूप में। अब इस पूरे चालक की वजह से बताना है कि P पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो इसके तमाम छोटे छोटे जो अवयव हैं सभी की वजह से निकाले और जोड़ दे, तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण वलय के कारण बिंदु
ओ सॉरी बल है नहीं ना, ये चादर है ना। संपूर्ण क्षेत्रफल के कारण, संपूर्ण क्षेत्रफल के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, इस पूरे चादर की वजह से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना है वह हम ले सकते हैं। क्या हो जाएगा, E बराबर K, पूरे का वैसे निकाला, समेशन साइन लगा दीजिए, ठीक है, समेशन साइन K डेल्टा Q बाई, बीच की दूरी क्या है R स्क्वायर, और एकांक सदिश से गुणा कर देंगे, सदिश फॉर्म में दे जाएगा। अब यह जो डेल्टा Q इस छोटे से भाग में उपस्थित आवेश है, तो इसको हम लोग इसके पृष्ठीय आवेश घनत्व के पदों में लिख सकते हैं। तो डेल्टा Q पे यहां से मान निकालेंगे तो सिग्मा डेल्टा ए आ जाएगा, वह मान भर दिया जाए तो क्या होगा, E बराबर यह हो जाएगा समेशन ओवर K और सिग्मा डेल्टा ए वाई हो जाएगा R स्क्वायर। यह निकल के आ जाएगा इस पूरे चादर के वजह से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। ये तो हमने अलग अलग आवेशों की वजह से कैसे वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं यह बताया। अब मान लीजिए जो डेल्टा ए जो क्षेत्रफल ये बहुत छोटा हो, यदि डेल्टा ए अत्यंत सूक्ष्म हो, तो इतना छोटा हो कि वह जीरो की तरफ वैरी कर रहा हो, तो ये समेशन साइन इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसमें चेंज हो जाएगा समाकलन में। तो हो जाएगा हमारा E बराबर लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू जीरो समेशन ओवर के सिग्मा डेल्टा ए बाई R स्क्वायर, और R के पीछे चेंज हो जाएगा समाकलन साइन में, ठीक है, ए और हो जाएगा K सिग्मा डेल्टा ए बाई R स्क्वायर और R कैप। यह वैद्युत क्षेत्र निकल के आ जाएगा समाकलन विधि से बिंदु P पर वैद्युत टोटल वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। यानी इस पूरे चादर के वजह से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या है वह समाकलन विधि से ज्ञात कर सकते हैं, चाहे समेशन वाले मेथड से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। फटाक से नोट करें आप, वीडियो पॉज करके फटाक से नोट करें, मिटाते हैं आप, नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके उठाकर। अब जो तीसरा हमारा है वह है आयतन आवेश घनत्व, यानी आवेश किसी वस्तु के आयतन में फैला होगा, ठीक है। देखिए तीसरा हमारा सी नंबर होगा आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी आवेश किसी वस्तु के आयतन पे फैला हुआ है, यानी आयतन आवेश वितरण की अवस्था में प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। डेफिनेशन से लिख लिया जाए, आयतन आवेश वितरण की अवस्था में प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। इसे रो से
इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास कोई एक ठोस गेंद है जिसको Q आवेश दिया जा रहा है और पूरा के पूरा आवेश उसके आयतन में फैलता है। जैसे फिगर बनाए, मान लीजिए कोई एक ठोस गेंद है, ठीक है, इसको हम Q आवेश दे रहे हैं, ये पूरा का पूरा आवेश क्या कर रहा है, अपने आयतन में फैला दे रहा है, यानी ऐसा। अब इस ठोस गेंद की वजह से आपको बताना है कि वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो इसको तो विविध आवेश मान नहीं सकते क्योंकि आवेश पूरा का पूरा इसके आयतन में फैला हुआ है। तो एक छोटा सा भाग लेंगे, इसमें एक छोटा सा भाग हमने लेते हैं और उसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। मान लीजिए छोटे से भाग से स्मॉल r दूरी पे कोई बिंदु P है और बताना है कि वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, ठीक है। तो इस छोटे से भाग, इसका आयतन क्या है, V है, इस छोटे से भाग का आयतन क्या हो जाएगा, डेल्टा V हो जाएगा, इसमें उपस्थित आवेश क्या हो जाएगा, डेल्टा Q हो जाएगा। तो इस छोटे से भाग को तो बिंदु आवेश मान सकते हैं ना। तो इस ये छोटा सा भाग इस पर वैद्युत क्षेत्र कितना बना रहा है वह ज्ञात कर ले, चाहे इसके सभी भागों के वजह से वैद्युत क्षेत्र निकाल ले और जोड़ ले, अच्छा इसके एक छोटे से भाग की वजह से वैद्युत क्षेत्र निकाल ले और समाकलन विधि से कैलकुलेट कर ले। तो ये क्या है, तो सबसे पहले हम पहले सिग्मा को लैम्डा को डिफाइन कर दें। यदि डेल्टा क्यू आवेश डेल्टा V आयतन में एक समान रूप से फैला हो तो रो क्या हो जाएगा, रो बराबर डेल्टा Q बाई डेल्टा V। इसका भी मात्रक लिख सकते हैं, बीमा लिख सकते हैं, इसका मात्रक, इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, यहां से आवेश नीचे आयतन है, मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, यानी कूलम पर मीटर क्यूब हो जाएगा इसका मात्रक। बीमा क्या हो जाएगा, बीमा क्या होगा, इसका बीमा लिखेंगे तो आवेश का बीमा जानते हैं, नीचे आयतन है, आयतन का बीमा L क्यूब, ऊपर जाएगा माइनस L क्यूब हो जाएगा। तो बीमा इसका हो जाएगा m0 L की पावर -3 और A T हो जाएगा, बीमा लिख दी। अब इस छोटू के वजह से बताना है कि P पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो छोटे से भाग की वजह से छोटा सा वैद्युत क्षेत्र आपको मिलेगा, वो हम लोग गणना कर सकते हैं। चलिए करते हैं। तो सूक्ष्म अवयव डेल्टा V के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र छोटे से भाग के वजह छोटा सा वैद्युत क्षेत्र आपको DE मिलेगा बिंदु P पर, क्या मिलेगा K, और इस छोटे से भाग में आवेश क्या है, डेल्टा Q है, डेल्टा Q बीच की दूरी R स्क्वायर और एकांक सदिश से गुणा कर देंगे, इसका सदिश रूप हो जाएगा, ठीक है, यह निकल गया है। अब इस पूरे आयतन की वजह से बताना है कि P पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, तो इसके तमाम छोटे छोटे भागों में से निकाले और सबको जोड़ दे। एक विधि यह होगी, दूसरा है तो एक छोटे से भाग की वजह से निकाले और समाकलन विधि से कर दे। तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण आयतन के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, P बराबर इस पर वैद्युत क्षेत्र, इस पर बिंदु P पर ये हो जाएगा E समेशन, मतलब सभी को निकाल कर जोड़ रहे हैं, ठीक है, समेशन K डेल्टा Q बाई R स्क्वायर और R। डेल्टा Q आवेश इस डेल्टा V में उपस्थित है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको उसके
आयतन आवेश घनत्व के पदों में लिख सकते हैं। तो यहाँ से डेल्टा क्यू का मान निकालेंगे, रो इंटू डेल्टा वी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये वैल्यू, ई बराबर समीशन ओवर के और रो डेल्टा वी बाई आर स्क्वायर आर के। यह वैद्युत क्षेत्र हमने निकाला इस ठोस आयतन ठोस गेंद की वजह से बिंदु पी पर कितना होगा। ठीक है, यदि अभी जो डेल्टा भी बहुत छोटा हो तो हम इसको समेशन साइन को इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। यदि डेल्टा भी अत्यंत सूक्ष्म हो तो क्या हो जाएगा, इतना छोटा कि डेल्टा भी जीरो की तरफ वैरी करे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई बराबर लिमिट डेल्टा भी टेंड्स टू जीरो समेशन ओवर के रो डेल्टा भी बाई आर स्क्वायर, और हमारे यहां हो जाएगा आर कैच। इस समेशन साइन चेंज हो जाएगा। इंटीग्रल में पूरे आयतन की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा के डी वी बाई आर स्क्वायर और आर कैच। यह वैद्युत क्षेत्र निकल के आ जाएगा बिंदु पी पर टोटल। ठीक है, चलिए फटाक से नोट कर ले इसे आप। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जब किसी वस्तु पर आवेश एक्चुअल में फैला तो कैसे ज्ञात करते हैं, अब कुछ एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, पूछ करके फटाक से नोट कर लें। अब कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए पहला एग्जाम्पल है, एक समान रूप से आवेशित तार के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब होता है। यानी कोई तार हमारे पास है, वह एक समान रूप से आवेशित है और उस तार के अक्ष पर बताना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। जैसे देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक तार है, तार मान लीजिए चाहे रॉड मान लीजिए, यही है तार। ठीक है, तार को नाम दे देते हैं ए और बी। ठीक है, और इसका जो लेंथ है वो कैपिटल है और इसको क्यू आवेश दिया गया है जो एक समान रूप से इस तार पर फैला हुआ है। ठीक है, और इस तार का जो मध्य बिंदु सी है, तो इस तार के अक्ष पर इन दोनों बिंदु को ए और बी से जाने वाला जो रेखा होगा वह इसका अक्ष होगा। तो इसके अक्ष पे कोई बिंदु मान लेते हैं, क्या है यहाँ पे पी है, और बताना है कि इस रॉड की वजह से बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। ठीक, तो पहले ये जो रॉड है, रॉड का जो सेंटर है उससे स्मॉल आर दूरी पे कोई हमारा बिंदु पी है जिसको हमें ज्ञात करना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, तो आंसर में तार AB के मध्य बिंदु C से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें ज्ञात करना, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात
करनी है। यानी हमारे पास रॉड ए बी है, उसके मध्य बिंदु सी से स्मॉल आर दूरी पे कोई बिंदु पी है और बताना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो। हालांकि जो रॉड है, रॉड पे आवेश सतत रूप से फैला हुआ है, तो इसको तो आप विविक्त आवेश मान नहीं सकते हैं। तो एक छोटा सा भाग इस पर हम लेते हैं और इस छोटे से भाग और बिंदु P की दूरी निर्धारित कर देते हैं कि मान लेते हैं कि x दूरी पर बिंदु P है, ये छोटे से भाग की वजह से। और ये जो छोटा सा भाग है, इसकी चौड़ाई हम मान लेते हैं क्या, dx, छोटा सा। पूरे रॉड पे आवेश क्या फैला हुआ है, Q फैला है। तो इस छोटे से भाग में जो आवेश होगा वह dq होगा, छोटा सा आवेश dq फैला है। तो इस छोटे से आवेश को तो बिंदु आवेश मान सकते हैं हम लोग ना। तो कूलाम के नियम के माध्यम से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। तो पहले सूक्ष्म अवयव dq की वजह से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, सूक्ष्म अवयव dx के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, छोटे से dx के वजह से छोटा सा ही वैद्युत क्षेत्र आपको बिंदु P पर मिलेगा। क्या मिलेगा, d e k और आवेश क्या है, dq है, dq बाई r स्क्वायर। इसकी दूरी क्या है, यहां से यहां तक दूरी क्या है, x है ना, तो h स्क्वायर हो जाएगा। यह हमें मिल जाएगा छोटे से भाग की वजह से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। अब हमें ये पूरे जो रॉड AB है उसके वजह से निकालना है। तो देखिए हमें यहां से लेकर यहां तक लेंथ कवर करना है। तो क्या करेंगे, अब समाकलन जो करेंगे हमें इस लेंथ से इस लेंथ तक जाना है। तो यह दूरी निकालना चाहते हैं, बिंदु P से यह दूरी कितनी है, देखिए सेंटर से दूरी क्या है, r है। टोटल रॉड का लेंथ क्या है, कैपिटल है। आधा क्या हो जाएगा, l/2 होगा कि नहीं, आधा का लेंथ क्या हो जाएगा, l/2। सेंटर से आधा लेंथ क्या हो जाएगा, l/2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल l है तो आधा l/2 हो जाएगा। अब देखिए बिंदु P से ये जो किनारा B है ये कितना दूर है वो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कितना दूर है देख रहे हैं, ये दूरी कितना हो जाएगा, R में से इतना निकाल देंगे तो यह दूरी हमें पता चल जाएगा। सेंटर से और बिंदु P तक की दूरी क्या R है ना, उसमें से यह दूरी कितना है, l/2, इसको निकाल दीजिए तो कितना बचेगा, ये दूरी नहीं पता चल जाएगा B और P के बीच की। उसी प्रकार यह वाला किनारा हमको चाहिए, तो इस किनारे के लिए क्या हो जाएगा, ये सेंटर तक की दूरी क्या R है, R में यह दूरी जोड़ना है यानी l/2 जोड़ देंगे तो इधर वाला दूरी हमें पता चल जाएगा। तो इस पूरे लेंथ को कवर करते हुए हम लोग वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए संपूर्ण तार AB के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र समाकलन कर देना है बस। DE कहां से कहां तक लेंथ कवर करना है, B से A तक। यह दूरी कितना हो जाएगा, B से P तक की दूरी कितना है, अभी हमने आपको बताया कि R में से टोटल R में से इतना निकाल दीजिए, यानी क्या निकालना है, l/2, यानी लोअर लिमिट इसका हो जाएगा R माइनस l/2। अपर लिमिट कहां तक जाना है, यहां से यहां तक जाना है ना, यहां तक आपको जाना है। तो R में इतना जोड़ दिए, इतना लेंथ क्या है, l/2 है, यानी R प्लस l/2 वहां तक चले गए। पूरा लेंथ कवर कर लिए B से A तक, और इसी लेंथ की वजह से बताना है कि P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो। ठीक है, चलिए वैल्यू भाजिए DE का मान क्या है, K और dq बाई x स्क्वायर। अब देखिए यह जो dq है यह इस छोटे से भाग में उपस्थित आवेश है। हालांकि आवेश किस पर फैला हुआ है, रेखा पे फैला हुआ है, लंबाई पे फैला हुआ है, तो इसके बाद रेखीय आवेश घनत्व तो होगा। तो इस dq का मान हम लोग निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा dq का मान, dq का मान जो होगा, यहां से हम dq का मान निकालें तो आएगा हमारा लैम्डा dx आ जाएगा। आवेश घनत्व की परिभाषा से रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा होता है ना, क्योंकि
रेखा पर फैला हुआ आवेश है ना, तो लैम्डा डी एक्स हो जाएगा। तो यह इंटीग्रल कुछ इस प्रकार चेंज हो जाएगा, ई बराबर लिमिट r माइनस एल बाई टू और r प्लस एल बाई टू और k डी क्यू का मान क्या है, लैम्डा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। इसी का समाकलन हमें करना है। अब जो इसमें अचर पद उसे बाहर ले लीजिए, के और लैम्डा ये कहीं बदलने वाले नहीं, अचर पद है, इसको बाहर ले लेते हैं। के और लैम्डा को बाहर ले लेंगे हम, के लैम्डा बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, डी एक्स बाई वन बाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर बचेगा। अब एक्स स्क्वायर को ऊपर भेजकर समाकलन करेंगे, तो समाकलन करने पे जो हमें रिजल्ट आता है, देखिए एक्स स्क्वायर है, इसका समाकलन करना है, इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स पावर माइनस टू हो जाएगा। समाकलन करेंगे तो इसका माइनस वन बाई एक्स आ जाएगा। लिमिट क्या है, लिमिट हमारा r माइनस एल बाई टू है या r प्लस एल बाई टू है। ठीक है, अब लिमिट भरने का रूल यह होता है कि सबसे पहले अपर लिमिट को भरा जाए, अब माइनस लगाकर लोअर लिमिट को भरा जाए। ठीक है, तो भरिए लिमिट। ई बराबर क्या हमें मिलेगा, माइनस साइन को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, माइनस साइन को बाहर ले लिया जा रहा है और लिमिट को भरा जा रहा है। सबसे पहले अपर लिमिट को भरेंगे, वन बाई क्या हो जाएगा, आर प्लस एल बाई टू हो जाएगा। और माइनस लगाकर लोअर लिमिट को भरे, वन बाई क्या हो जाएगा, आर माइनस एल बाई टू हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, ई बराबर माइनस के लैम्डा। अब देखिए इसका गुणा यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर माइनस एल बाई टू माइनस, बाहर माइनस चिन्ह तो अंदर का चिन्ह बदल जाएंगे, तो आर माइनस एल बाई टू यहाँ हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा। यह हो जाएगा। अब देखिए कुछ क्वांटिटी कट रही है, आर से आर कैंसिल हो जाएगा और एल बाई टू एल बाई टू दोनों को जोड़ेंगे तो टू एल बाई टू हो जाएगा और टू से टू कैंसिल, और माइनस साइन यहाँ भी माइनस साइन है, माइनस माइनस प्लस तो होगा, एक साइन माइनस करेगा तो वह माइनस मिलके इस माइनस को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, प्लस बना देगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए ऊपर तो हमारा केवल क्या बचेगा, एल बचेगा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो टू एल बाई टू हो जाएगा, टू से टू कैंसिल, केवल एल बचेगा। नीचे इसका गुणा यहाँ कर दें और फोर को भी ऊपर भेज दें, तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा के लैम्डा, फोर ऊपर चला जाएगा और एल पहले से ही है, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हमारा हो जाएगा फोर आर स्क्वायर एल स्क्वायर। यह इस पूरे रॉड के उससे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आएगी। ठीक है, के क्या है, के आप जानते हैं कि के की वैल्यू जो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस पूरे रॉड की वजह से हमने वैद्युत क्षेत्र निकाला। बहुत इजी वे में बताया गया आपको, हमने सबसे सिंपल यह बताया कि एक छोटे से भाग के बस पहले वैद्युत क्षेत्र निकाल लिया जाए और इस पूरे लेंथ को कवर करते हुए उसका लाइन इंटीग्रल कर दिया जाए। कहां से कहां तक, यह दूरी यहां से लेकर यहां तक कवर करना है ना, तो यह पर इस बिंदु P से B की दूरी हमने बताया कैसे, इस सेंटर से दूरी क्या आर है ना, आर में से यदि इतना निकाल दिया तो ये दूरी बचेगा, तो आर में से क्या कर देंगे, एल बाई टू घटा दिया। देखिए इसका लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, आर माइनस एल बाई टू, यानी ये वाला फोर। अभी कहां तक जाना है, यहाँ तक, ए तक जाना है ना, ए तक जाने के लिए क्या आर में इतना जोड़ देंगे एल बाई टू, इसके आगे पहुंच जाएंगे, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, आर प्लस एल बाई टू, और बाकी डी ई का मान हमने रख दिया के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। डी क्यू क्या है, इस छोटे से भाग में उपस्थित आवेश है, हालांकि आवेश किस पर फैला हुआ है, रेखा पर फैला है, तो रेखीय आवेश घनत्व होगा, तो डी क्यू को लैम्डा डी एक्स भी लिख सकते हैं, जैसे ही हमने यहाँ पर रखा है सबको, जो अचर पत्थर बाहर लिया, नीचे वन बाई एक्स स्क्वायर है, इसका समाकलन करेंगे तो वन बाई एक्स होता है। ठीक है, होता है एक्चुअल में इसका एक्स पावर माइनस वन, और नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, वही माइनस वन बाई एक्स हो जाएगा। और लिमिट भरिए, लिमिट भरने का रूल है कि सबसे पहले अपर लिमिट को भरे, अब माइनस ला के लोअर लिमिट को भरे, वही किए। देखिए माइनस साइन को बाहर ले लिए, लिमिट को भर दिए, इसका गुणा यहाँ कर दिए और इसका गुणा यहाँ कर दिए। नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला बनना था, तो उसको हमने वो एक मिनट माइनस है ना, क्या इसका यहाँ गुणा कर देंगे, इसका यहाँ गुणा कर देंगे, नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस रहेगा। देखिए माइनस, अब ठीक है, हम ठीक देते हैं। चलिए नोट कर लीजिए फटाक से इसको। एक और एग्जांपल लगाते हैं, बातें और क्लियर हो जाएंगे, आपकी जो भी डाउट है सभी क्लियर हो जाएंगे। चलो जल्दी से बताते हैं।
वीडियो पहुंच करके फटाक से नोट कर ले, कोई एग्जाम्पल समझा जाए। अगला एग्जाम्पल हमारा है, किसी वलय के कारण एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र, यानी कोई हमारे पास वलय है जो एक समान रूप से आवेशित है और उस वलय के कारण आपको वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। जैसे मान लीजिए मेरे पास यह एक वलय है, ठीक है, और इस वलय की वजह से आपको बताना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। और इस वलय को दिया कि जो आवेश की हुई, ये पूरा का पूरा आवेश पर एक समान रूप से फैल चुका है। इस वलय का सेंटर जो केंद्र वो है और रेडियस इसका है स्मॉल, ठीक है। वलय के केंद्र से स्मॉल x दूरी पर कोई बिंदु P है और बताना है कि आपको इस वलय की वजह से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ठीक है। चलिए आंसर देना स्टार्ट करते हैं। वलय के केंद्र O से स्मॉल x दूरी पर कोई बिंदु P है जहां इससे दिखाई देगा, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी वलय के केंद्र O से स्मॉल x दूरी पे कोई बिंदु P है, हमें बताना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब इसको दिया कि जो आवेश पूरा का पूरा आवेश वलय के लंबाई पर फैल चुका है, इसके लेंथ पर फैल चुका है, तो ये सतत आवेश वितरण है, तो विविक्त आवेश का केस तो बन नहीं रहा है। हम मान के चलते हैं कि इसका एक छोटा सा भाग यहां ले लेते हैं dq, ठीक है। इसमें जो आवेश है वो dq है और इस छोटे से भाग की वजह से बिंदु P पर कितना वैद्युत क्षेत्र बनना है वह ज्ञात कर लें और इसके पूरे भाग से वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए समाकलन विधि से ज्ञात कर लें। तो इस छोटे से dq की वजह से इस पर जो वैद्युत क्षेत्र हमें मिलेगा, मान लीजिए दूरी क्या है इसका, ठीक है, तो जो वैद्युत क्षेत्र हमें मिलेगा वो मिलेगा DE मिलेगा। इस छोटे से dq छोटा सा वैद्युत क्षेत्र बिंदु P पर क्या मिलेगा, DE मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए थीटा बना रहा है, तो पहले सूक्ष्म अवयव dq की वजह से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनल ज्ञात करने के लिए समाकलन विधि से पूरा इस वलय के कारण हम ज्ञात करेंगे, ठीक। चलिए सूक्ष्म अवयव dq के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, इस छोटे से भाग में से वैद्युत क्षेत्र क्या मिलेगा, छोटा सा आपको DA के, और आवेश क्या हमारा dq है, बीच की दूरी क्या आपने माना है, r माना है, r स्क्वायर। एक छोटे से वजह से छोटा सा वैद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। हमें तो निकालना इस पूरे वलय के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, तो आपको सदिशों का वियोजन आता होगा। ये जो सदिश E है इसका हम वियोजन करेंगे, ठीक है। तो DE का वियोजन
करने पर। तो सदिशों का विभेदन क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि यदि आपके पास कोई सदिश ए हो और इसका विभेदन करना, मतलब कितना भाग इसका एक्स अक्ष में होगा, कितना वाई अक्ष में होगा, तो कैसे करते थे क्लास 11th। मान लीजिए हमारा कोई ये एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है और इसका विभेदन करना थीटा एंगल बना रहा है इससे, तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक हमारा ए वाई हो जाएगा, क्षैतिज घटक हमारा ए एक्स हो जाएगा। तो ए वाई की जो वैल्यू आती थी ऊर्ध्वाधर घटक क्या आता था, ए साइन थीटा आता था, और क्षैतिज घटक क्या आता था, ए कॉस थीटा आता था। यानी मतलब कितना भाग इसका एक्स में, कितना भाग वाई में, सदिशों का वियोजन। एक हमने वियोजन किया तो ए वाई का मान क्या है, ए साइन थीटा है, और ए एक्स का मान ए कॉस थीटा। ये कैसे है, हम यहाँ से लगा निकाल सकते हैं। कॉस थीटा क्या जानते हैं, आधार बटे कण होता है ना, आधार क्या इसमें यह है और कण क्या हमारा ये है, तो ए एक्स वाई क्या हो जाएगा, ए यहाँ से गुणा कर देंगे आप ए एक्स का, तो क्या मिलेगा, ए कॉस थीटा नहीं जाएगा। देखिए ए एक्स समान ए कॉस थीटा। उसी प्रकार साइन थीटा लगा के यह वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको याद करने का सही तरीका यह है कि थीटा जिससे जुड़ा होता है उसके साथ कॉस थीटा टर्म आता है, और जिससे थीटा नहीं जुड़ा होता है उसमें साइन थीटा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो सदिश डीई है इसका वियोजन करेंगे। ठीक है, ये जो डीई है इसका वियोजन किया जाएगा। थीटा ये कोण से थीटा ये भी हो जाएगा एकांतर कोण से। तो इस डीई के दो घटक, एक क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्वाधर घटक। थीटा जिससे जुड़ा हुआ है क्षैतिज वाला है, तो क्या हो जाएगा, डीई कॉस थीटा हो जाएगा। जिससे नहीं लगाया ऊर्ध्वाधर घटक यानी क्या हो जाएगा, ये डीई साइन थीटा हो जाएगा। ये घटक मिलेगा। हालांकि ये पूरा वाला ऐसे ही तमाम छोटे छोटे डी की अवयवों से मिलकर बना हुआ। एक छोटा सा अवयव हम यहां पर ले लें और इसकी वजह से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र बनाए, तो इन दोनों वलयों का जो ऊर्ध्वाधर घटक है एक दूसरे के विपरीत दिशा में मिलेगा। जैसे देखिए, मान लीजिए इसके वजह से हम बताना चाहते हैं बिंदु वैद्युत क्षेत्र डीई मिलेगा इस पर, लेकिन इसका भी तो मान लीजिए थीटा ये बना रहा है, इसे थीटा ये भी बनाएगा, तो इसके भी तो दो घटक होंगे। थीटा जिससे जुड़ा हुआ है डीई कॉस थीटा हो जाएगा, जिससे नहीं जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, डीई साइन थीटा हो जाएगा। तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक, इसका ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे को प्रभाव क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। देखिए जितना फील्ड ऊपर है उतना फील्ड नीचे, तो एक दूसरे के प्रभाव क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो इसी प्रकार तमाम जो अवयव होंगे, यहाँ वाला अवयव इस वाले अवयव के ऊर्ध्वाधर घटक को निरस्त कर देगा, यहाँ वाला अवयव इस वाले भाग के ऊर्ध्वाधर घटक को निरस्त कर देगा। यानी इसके सभी अवयवों के जो ऊर्ध्वाधर घटक है वह एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। केवल हमें क्षैतिज घटक की वजह से ही वैद्युत क्षेत्र मिलेगा, और सभी एक ही दिशा में होने के कारण सभी जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये फिगर हम इसको मिटा देते हैं, आप समझ रहे बातें, फिगर गंदा हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए डी का वियोजन करने पर, जैसे वियोजन करेंगे आप तो क्षैतिज घटक क्या आ जाएगा, क्षैतिज घटक क्या मिलेगा हमें, वो मिलेगा डीई कॉस थीटा मिलेगा। और ऊर्ध्वाधर घटक क्या मिलेगा, ऊर्ध्वाधर घटक मिलेगा डीई साइन थीटा, यह मिलेगा। अब प्रत्येक अवयव का ऊर्ध्वाधर घटक निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बातें हम लिख देते हैं। वलय का, वलय की वलय के प्रत्येक अवयव का ऊर्ध्वाधर घटक निरस्त हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। अतः संपूर्ण वलय के कारण जो वैद्युत क्षेत्र मिलेगा केवल क्षैतिज घटक की वजह से मिलेगा। अतः संपूर्ण वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र
वैद्युत क्षेत्र जो हमें मिलेगा इस केवल क्षैतिज वाले घटक के वजह से मिलेगा। और समाकलन कर देते इसका डीई क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है डीई कॉस थीटा है। ठीक है, जैसे ही समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा ई बराबर और डी का मान कितना है आपने निकाल चुका है, छोटे से भाग के वैद्युत क्षेत्र क्या मिला है के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। कॉस थीटा का मान ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन कॉस थीटा निकालना है ना तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा से कॉस थीटा थीटा ये है, थीटा के साथ मुझे लंब आधार ये कर तो क्या हो जाएगा आधार बटे कण होता है ना, आधार क्या है एक्स है और कण क्या है आर, तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा एक्स बाई आर। तो थीटा का कॉस थीटा का मान रखें तो क्या हो जाएगा एक्स बाई आर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो अचर पद है जो नियत वैल्यू उसे बाहर ले लिया जाए, ई बराबर बाहर क्या क्या निकल जाएगा हमारा, ऐसा देखिए बाहर निकलने लग क्या है हाँ के एक वर्ष बाहर चला जाएगा। और एक्स कहीं बदल रहा है, वो सेंटर से पी तक की दूरी कहीं बदल रहा है, ये भी अचर पद ऐसा काम कर रहा है। आर रेडियस जो आर बिंदु के बीच की दूरी है ये भी नहीं बदल रहा है, ये भी बाहर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा एक्स और आर क्यू, आर स्क्वायर और आर मिलकर आर क्यू हो जाएंगे, अंदर क्या बचेगा डी क्यू बचेगा। अब डी क्यू सबको जोड़ दिया जाए, समेशन का मतलब होता है जोड़ना, सिंपल, तो सबको जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा इसका टोटल आवेश मिल जाएगा क्यू, क्या मिल जाएगा इक्वल टू मिल जाएगा के और एक्स बाई आर स्क्वायर और क्यू मिल जाएगा। यह वैद्युत क्षेत्र निकल के आ जाएगा इस पूरे वलय के कारण बिंदु पी पर कितना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आर है, सॉरी आर क्यू है ना, आर क्यू है, इस आर क्यू की वैल्यू निकाली जा सकती है। यहां से देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाए, ये हमारा आधार है ये हमारा लंब है ये कण है, तो आर का मान कितना मिलेगा, आर का मान जो आपको मिलेगा स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस आर का मान यहाँ पे रख दें तो कैसा हो जाएगा इक्वेशन कुछ इस प्रकार हो जाएगा ई बराबर के क्यू एक्स बाई क्या हो जाएगा आर क्यू है, यहाँ पे आर का मान क्या है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2 है, और रख देंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। यहां निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहां निकल के आ जाएगा। अब कुछ कंडीशन समझते हैं कि मान लीजिए कि बिंदु पी को उठाकर हम केंद्र में लेकर आए, अब आपसे पूछने के बताइए कि इस वलय के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो कुछ केस के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, यही बताते हैं। ठीक है, वलय के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, यदि आपसे कोई पूछ दे तो कैसे बताएंगे। वलय के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र, अब बिंदु पी को उठा कहां लेके आना पड़ेगा, केंद्र पर लेके आना पड़ेगा, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा एक्स बराबर 0 हो जाएगा। और जब एक्स का मान 0 जैसे इसमें भरेंगे तो ये का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, यानी इस बिंदु पी को जैसे हम उठा कर लेके आएंगे और पूछेंगे केंद्र होता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो 0 हो जाता है, यानी वलय के कारण उसके केंद्र पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो 0 आती है। ठीक है, दूसरा ही यदि मान लीजिए जो बिंदु पी है बहुत दूर हो, इसकी त्रिज्या की तुलना में बहुत दूर हो, यदि x इज ग्रेटर देन a हो तो x स्क्वायर की तुलना में a स्क्वायर को हम छोड़ सकते हैं। ये जो त्रिज्या है, त्रिज्या की इस दूरी की तुलना में छोड़ा जा सकता है। हमने बताया कि x इज ग्रेटर देन a, यानी x का मान बहुत दूर हो जाए और a क्या हो जाएगा उसके लिए बहुत छोटा हो जाएगा ना, और छोटी क्वांटिटी स्क्वायर में तो क्वांटिटी और छोटी हो जाएगी, तो इस क्वांटिटी a को हम लोग छोड़ सकते हैं। इस केस में जो हमें वैल्यू मिलेगा e का, वो मिलेगा e बराबर के क्यू एक्स बाई ए स्क्वायर को छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 है, 2 से 2 कट जाएगा यानी एक्स हो जाएगा।
एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा और फाइनली जो आपको रिजल्ट मिलेगा E बराबर a क्यू बाई एक्स स्क्वायर निकल के आ जाएगा। यह वैद्युत क्षेत्र निकल के आ जाएगा बहुत दूर बिंदु पर। इस वलय के कारण यदि बिंदु बहुत दूर हो तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह निकल के आ जाएगी। ठीक है, नोट कर लें फटाक से आप। बस आज के लिए इतना ही, अगला लेक्चर हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है, नोट कर लें।